बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 10 है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, बिला तखीर के हम शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि शायद हमें क्या कहता है इसमें। पहला जी 10.1, What do you understand by linear magnification and angular magnification? Linear magnification और angular magnification से क्या मुराद है? और दूसरा पार्ट इसका है explain how a convex lens is used as a magnifier। पहले तो बेटे मैग्निफिकेशन क्या होती है? बच्चों मैग्निफिकेशन होती है किसी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना। अब लीनियर मैग्निफिकेशन आपके पास क्या है? ये बेटे रेशियो होती है साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट of the body is called linear magnification। I over O या Q और P, ये वाला फार्मूला हम लेते हैं। Q और P जो है वो डिस्टेंस है, Q जो है वो इमेज का और P क्या है? डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। अब रही बात एंगुलर मैग्निफिकेशन की, तो ये बेटे आपके पास रेशियो होती है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस। आप इमेजिन करें सपोज दैट अभी मेरी आंखें जो है वो बिल्कुल साफ है, कोई इनके आगे लेंस नहीं लगा हुआ, तो अब जो मेरी आंखें देख रही हैं, ये कैमरा को देख रही हैं, तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का जो आंख के साथ एंगल बन रहा है, ये हम इसको कंसीडर करते थे अल्फा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट के साथ एंगल है। अब अगर मैं लगा लेता हूं ग्लासेस, सपोज दैट मैंने आगे लगा लिया एक लेंस, अब वो लेंस की वजह से मुझे अगर इसका साइज बड़ा करके बड़ा नजर आता है, तो वो जो एंगल बनेगा इस चीज के साथ, इस कैमरा के साथ मेरी आंख का, वो होगा इमेज, और वो उस एंगल को बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। तो वो रेशियो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। तो ये दो एंगल्स की जो रेशियो होगी डियर स्टूडेंट, उसको आप बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये बीटा ओवर अल्फा। ठीक हो गया। अब कन्वेक्स लेंस को हम एज ए मैग्नीफायर कैसे यूज करें बच्चों ना, आप यहाँ पे ये मैंने एक कन्वेक्स लेंस बनाया है, ये इसका फोकस है। अगर आप ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रख दे फोकस से आगे, ये बेटे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दी, अब इसका जो इमेज बनेगा आप जरा गौर कीजिएगा, वो यहां से पास आउट होके जाएगा और एक लाइन यहां से। अब ये लाइनें आगे मैच नहीं हो रही, तो इसका इमेज बेटे क्या बनेगा? पीछे करके आपके पास एक बड़ा इनलार्ज साइज का इमेज बनेगा। तो यही बात मैंने लिखी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस देन इरेक्ट विजुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म। मतलब एक बड़ा इमेज जो है वो बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कम से कम ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इतना लिखना है, पहले लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन की, और फिर ये वाला काम हम करेंगे, इसको एज ए मैग्नीफायर बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर 10.2 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जी बच्चों, अभी आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन की तो ये डेफिनेशन पढ़ ली, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एज सीन थ्रू एन ऑप्टिकल डिवाइस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। ये आप इसमें लिखेंगे इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम रिजॉल्विंग पावर क्या है। ये बेटे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है उसकी ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल को विजुअलाइज करके दिखाने की। तो यहाँ पे मैंने जस्ट डिफरेंस मेंशन किया है। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या करती है? इंक्रीज करती है अपेरेंट साइज ऑफ इमेज को, ऑफ ऑब्जेक्ट को, बट रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सेपरेट द इमेजेस ऑफ वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। रिजॉल्विंग पावर का बेटे ये वाला फार्मूला होता है d ओवर 1.22 लैम्डा। d जो है ये आप डायमीटर कह ले या साइज ऑफ द लेंस कह ले, जितना ज्यादा जितना उसका साइज बड़ा होगा लेंस का, उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होगी और वो उतनी ही माइनर डिटेल्स को क्लियर करके दिखा सकेगा। और आपका वेवलेंथ के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, तो जो आप लाइट के साथ उसको रिलेट करेंगे, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी जो आपके पास उसकी रिजॉल्विंग पावर कम होगी। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है जी के व्हाट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो मैग्निफिकेशन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या कौन सी उसकी लिमिटेशन है।
दो चीजें बच्चों आपने याद रखनी है, मैंने यहां पे मेंशन की हैं। एक आपके पास है क्रोमेटिक अबरेशन और दूसरा लिखा है स्फेरिकल अबरेशन। अब स्फेरिकल अबरेशन को डियर स्टूडेंट मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। स्फेरिकल अबरेशन में होता क्या है कि जब लाइट लेंस से पास होती है तो किसी पॉइंट पे वो ज्यादा बेंड हो जाती है, किसी पॉइंट से वो कम बेंड हो जाती है। तो ये लेंस का एक डिफेक्ट है, इसकी वजह से इमेज जो बनता है बेटे वो ब्लर बनता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को आप बोलते हैं लेंस के, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल अबरेशन। स्फेरिकल अबरेशन क्या है, कहीं से लेंस के कार्नर से लाइट जो है वो ज्यादा बेंड होती है, कहीं से कम बेंड होती है, तो उसकी वजह इमेज ब्लर बनता है, तो मैग्निफिकेशन आपको ठीक से उसकी नहीं मिलती। अब बात करते हैं हम क्रोमेटिक अबरेशन। क्रोमेटिक अबरेशन बेटे ना आप इसको ऐसे कह लें, ये भी आपको मैं दिखाता हूं। क्रोमेटिक अबरेशन में आपकी जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है, जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजरती है तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो अब इसमें भी क्रोमेटिक अबरेशन वाले जो डिफेक्ट है, इसमें आप ऐसे समझ लें कि जो एजेस होते हैं ना लेंस के, वो बेटे एक्ट करते हैं एज ए प्रिज्म, और बेसिकली वो लाइट को क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देते हैं। उससे होता क्या है, जो मेन इमेज हमारे पास बनता है बच्चों, वो इमेज जो है उसके वो कलर्ड सा आता है, मतलब क्लियर इमेज हमारे पास नहीं आता। तो मैग्निफिकेशन में जो दो इसकी लिमिट्स मेन है वो ये है, क्रोमेटिक अबरेशन और स्फेरिकल अबरेशन, और यही वो डिफेक्ट्स हैं जो विच लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होप सो आपको बेटे इसकी समझ आई होगी। ये क्वेश्चन अगर आए तो आपने मिनिमम यहां से लेके यहां तक इसका आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10.3 व्हाई वुड इट बी एडवांटेजियस टू यूज ब्लू लाइट विद ए कंपाउंड माइक्रो। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब ब्लू लाइट यूज करते हैं तो आपको इसका क्या फायदा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिजॉल्विंग पावर के जरा फार्मूले में गौर कीजिएगा। इसका वेवलेंथ के साथ बन रहा है इनवर्स रिलेशन, मतलब वेवलेंथ ज्यादा रिजॉल्विंग पावर कम, अगर वेवलेंथ आपकी कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। अब ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू में भी बात याद रखिए, रिजॉल्विंग पावर ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो डेफिनेट उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब आप इसमें लिखेंगे क्या, पहले फार्मूला मेंशन करेंगे, फिर आप बताएंगे ब्लू लाइट इज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ सो इट प्रोड्यूस लेस डिफ्रैक्शन एंड इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन 10.3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10.1 वन कैन बाय ए चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन। The images seen in such a microscope have colored edges. Why is this so? मतलब एक पर्सन जो है वो बच्चों के लिए एक लोकल एक चीप माइक्रोस्कोप खरीदता है, तो उससे जो इमेज बनते हैं उनके जो एजेस बच्चे होते हैं वो कलर्ड होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया क्रोमेटिक अबरेशन लास्ट क्वेश्चन में, तो ये भी बेटे जो आपको उस इमेज में जो एजेस कलर्ड मिलेंगे वो एक डिफेक्ट है लेंस का, जिस कौन सा, क्रोमेटिक अबरेशन, इसकी वजह से आपको कलर्ड एजेस मिलते हैं। होता क्या है कि इस प्रॉब्लम में जो लेंस जो है ना वो कैन नॉट ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ व्हाइट लाइट टू ए सिंगल पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट यहाँ पे बेटे ये लेंस है, ये यहाँ पे लेंस बना देता हूं, बल्कि आप स्क्रीन पे देखें, आप क्रोमेटिक अबरेशन में देखते हैं कि लाइट जो है वो डिफरेंट कलर में स्प्रेड हो जाती है। अब वो डिफरेंट जो लाइंस बन रही हैं वो हर एक जो है वो डिफरेंट पॉइंट में जाके फोकस होगी, तो इस वजह से आपको वो एजेस जो इमेज के नजर आते हैं वो कलर्ड नजर आते हैं। तो इसमें आप इतना आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन आपके पास है 10.5। 10.5 बेटे आपके पास इसके दो हिस्से हैं, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने इसमें दो डायग्राम्स बनानी है। A single biconvex lens can be used as magnifying glass। ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे ना फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने जवाब देखा है। एक सिंगल कन्वेक्स लेंस को आपने यूज करना है बेटे, ये हमारी आंख है, इसके आगे हमने एक सिंगल कन्वेक्स लेंस लिया है। ये क्या कर रहा है, आपको इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा करके दिखा रहा है। तो आपने क्या किया, when an object is placed within focal length of the lens, then erect virtual and magnified image is formed। पहले की डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे, एक कन्वेक्स लेंस दिया, आंख के आगे रखा, आप जानते हैं इसका एंगल क्या बनेगा, बीटा बनेगा, क्योंकि ये इमेज के साथ एंगल बन रहा है। तो इससे इमेज क्या मिलता है आपको, एक कन्वेक्स लेंस से विजुअल मिलता है
मैग्नीफाइड आपको इमेज मिलता है। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है बी पार्ट, बाई कन्वेक्स लेंस कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए माइक्रोस्कोप। मतलब आप दो लेंस को इकट्ठा करके आप एक माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने आपको पढ़ाई थी। इसमें देखिए जरा, दो लेंस मैंने बनाई यहाँ पे, एक ये, इसको आप कह लें ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको कह लें आईपीस। ठीक हो गया जी। अभी आपने इसको माइक्रोस्कोप के लिए यूज करना है। अब यहां पे सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये रेज गई, ये बेटे यहां से फोकस से पास आउट हो गई, कोई इस पॉइंट पे गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, इसके सेंटर से वो यहां पे आई, तो इसका एक इमेज बना ऑब्जेक्टिव का इमेज आप कह लें। तो इसके बारे में मैंने लिखा भी है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज विद इन दी फोकल लेंथ ऑफ दी आई पीस। अब ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के अंदर जाके बन रहा है इमेज। अब ये इमेज जो बना है ये एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट आई पीस। तो इसके लिए बेटे आगे क्या लाएमल है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आएगी, वो इस तरह से पास आउट कर जाएगी, एक यहां से पास आउट कर जाएगी सेंटर से। अब बेटे ये रेज आगे मिल नहीं रही, तो हम इनको क्या करते हैं, इमेजिनरी तौर पे वर्चुअली इनको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो यहां पे करके ये आपको क्या बनाएगी, एक इन्वर्टेड इनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज क्रिएट करके देगी। तो ये बेटे बेसिकली प्रिंसिपल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो इस तरह से आप दो लेंस को यूज करते हुए माइक्रोस्कोप बना सकते हैं और एक लेंस को आप एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे या इमेज को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए 10.5 तो बेटे आपने कम से कम इतना मेंशन लाजमी करना है। और इसमें ये डायग्राम क्वेश्चन की डिमांड है तो डायग्राम आपने बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 11.6 है, इफ ए पर्सन वाज लुकिंग थ्रू ए टेलीस्कोप, एक बंदा है जी वो टेलीस्कोप से देख रहा है एट द फुल मून, चांद की तरफ, हाउ वुड बी द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज्ड बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव को, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसको हाफ को कवर कर दें, तो कहता है जी कि आपके पास जो है अपीयरेंस ऑफ मून पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसका साइज चेंज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपीयरेंट साइज ऑफ द इमेज ऑफ द मून डज नॉट चेंज। आपने ऑब्जेक्टिव को हाफ कवर किया है तो उससे साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या, इट जस्ट रिड्यूस दी आप कह लें ब्राइटनेस, या ये इससे क्या होगा, सिर्फ आपका चांद थोड़ा डिम दिखाई देगा। अब वजह क्या है, वजह बेटे ये फार्मूला है। मैग्निफिकेशन जो है ना, जो साइज का ताल्लुक है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के ऊपर है। अब ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। आप कोई मैग्निफिकेशन लेंस की आप उसकी फोकल लेंथ कम तो नहीं कर रहे ना ऑब्जेक्टिव की ना आई पीस की, इसीलिए आपके पास भले आप हाफ कवर कर दें भले आप पूरा कर दें, चूंकि आप उसकी फोकल लेंथ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो कपड़ा ऊपर डाला है उसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो सकती है, वो आपको डिम दिखाई दे सकता है। तो आपने लिखना क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव भी मेंशन कर सकते हैं। When half of the objective length is covered, it does not change its focal length. So, size of the image will, size of the moon will not disturb. तो ये बेटे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10.6, ये यहाँ पे गलती से 11 हो गया 10.6। अब हम बेटे करेंगे 10.7। A magnifying glass gives a 5 tank in large image at distance of 25 cm from the lens। आपके पास बेटे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और वो आपको 5 टाइम इन लार्ज इमेज देता है, मतलब उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 5 होगी। और नेक्स्ट क्या है जी, फ्रॉम द लेंथ फाइंड बाय रे डायग्राम द फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ। आपको जो है वो इमेज का डिस्टेंस दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली बेटा ये जो इमेज का डिस्टेंस है ये लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट डिवीजन है, आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले तो डियर स्टूडेंट मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ये एक मैग्नीफाइंग लेंथ है, सपोज दैट यहाँ पे आपके पास जो है ना ये इसकी फोकल लेंथ हो, फोकस हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ी है। अब ऑब्जेक्ट पड़ी है तो डेफिनेटली आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे तो ये लाइनें मिलने से रही।
अब होगा क्या, ये लाइन पीछे आपके पास जाके आपको इन्वर्टेड इनलार्ज इमेज देंगी। ये सपोज दैट ये यहां पे जाके मिल रही है, तो ये आपको बेटे इस पॉइंट पे एक इनलार्ज इमेज मिलेगा। ये मैंने इनको इमेजिनरी तौर पे इंक्रीज कर दिया। अब ये जो इमेज मिला है आपको बेटे, ये क्यू जो मिला है, ये सपोज डी पे मिला है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या 25 सेंटीमीटर पे। आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये फार्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप का, ये वही प्रिंसिपल यूज हो रहा है, m = 1 + d/f। आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप पहले तो इनकी वैल्यू पुट कर दे, 1 + 25/f। ये बेटे उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी 20, ऐसे कह लें जी 4 = 25/f। इनको बेटे मल्टीप्लाई करना है, f = 25/4, तो बेटे फोकल लेंथ आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग। क्या आंसर इसका आया जी, मैं यहां पे आपको दे के लिख देता हूं, 6.2 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। ये था 10.7। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, काफी दफा आया हुआ है ये। नेक्स्ट बेटे है 10.8, ये एमसीक्यूज हैं दो, इसमें आपने आइडेंटिफाई करने करेक्ट आंसर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर ऑफ आई पीस या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर आई विद रिगार्ड टू द आई पीस। तो बेटे इसका बी ऑप्शन है, ये डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करती है, ये आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन, ये भी बेटे आपका डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे करती है, लेकिन ये ऑप्शन इस दूसरे एमसीक्यू का डी है, डी। 9 देखते हैं 10.9, इसमें बेटे उसने कहा ड्रा करने स्केच, तो वो मैंने पहले ही कर दिए हैं ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो शॉर्ट रहे। ड्रा द स्केचेस शोइंग द डिफरेंट लाइट पाथ थ्रू ए सिंगल मोड and multi-mode fiber. Why is the single mode fiber preferred in telecommunication? आपने तो बेटे ना ऑप्टिकल फाइबर में क्या करना है, उनके जो लाइट ट्रेवल करती है वो सिंगल मोड और मल्टी मोड में। दूसरा आपने बताना है जी कि हम सिंगल मोड को या मोनो मोड को प्रेफर क्यों करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले तो बेटे ये एक जनरल सिंपल सा ऑप्टिकल फाइबर है, ये अंदर वाला हिस्सा इसका कोर है, ये बाहर वाला है क्लैडी। कोर का रिफ्रैक्टिवनेस N1 है, इसका रिफ्रैक्टिवनेस है N2। अब ये नीचे मैंने दोबारा से बनाया, ये है सिंगल मोड। क्या है, सिंगल मोड। अब इसमें बेटे ये लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए जो है वो सफर करती है और प्रॉपर जो है वो ट्रेवल करती जाती है और दूसरे एंड पे पहुंच जाती है। जब के बात करते हैं मल्टी मोड में, मल्टी मोड में बेटे आपके पास यहाँ पे आप लाइट की ट्रांसमिशन देख रहे हैं, थोड़ी डिफरेंट है, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स था, कोर का N1 था और इसमें N2 था, और इसमें आप जानते हैं बाउंड्री में डिफरेंस करना भी मुश्किल है। दरम्यान में जो ब्लू लाइन मैंने लगाई है ये इसके अंदर वाले कोर को रिप्रेजेंट करे, लेकिन इनका डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मल्टी मोड का सेटअप है, ये क्या है, सिंगल मोड का। आप प्रेफर क्यों करते हैं बच्चों, प्रेफर वाली बात को देखें, जो असल क्वेश्चन है। जो सिंगल मोड है उसमें मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज किया जाता है। कौन सा सोर्स यूज किया जाता है, मोनोक्रोम, मतलब एक इंटेंस किया जाता है, लेजर आप कह लेंगे, लेजर डिस्पोजल वो यूज की जाती है। और इसमें नो डिस्पर्शन, कोई डिस्पर्शन नहीं होती लाइट की और कोई सिग्नल लॉस्ट नहीं होता, जबकि मल्टी मोड में सिग्नल के लॉस होने के, सिग्नल के जाया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, क्योंकि हमें सिग्नल प्रॉपर चाहिए होता है, तो टेलीकम्युनिकेशन में हम प्रेफर करते हैं किसको जी, मोनो मोड को या सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर को। नेक्स्ट बेटे हम देखेंगे 10.10 को। इसमें बेटे आपके पास है जी हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर लाइट सिग्नल ट्रेवल कैसे करता है, तो डियर स्टूडेंट दो प्रिंसिपल हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट के ट्रेवल करने के, दो प्रिंसिपल हैं, दो स्टेप्स हैं। एक तो बेटे ये आप देख रहे हैं रे ऑफ लाइट एक में दूसरे में जा रही थी, दूसरे में जाने में रिफ्लेक्ट बैक हो रही, इसमें एक तो यही है, इसको बोलते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा प्रिंसिपल है बेटे आपके पास कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। दो प्रिंसिपल पे ही ये लाइट जो है इसमें ट्रेवल करती है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। अब जो सिंगल मोड होता है ना आपका मोनो मोड, उसमें लाइट जो ट्रेवल करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए करती है, जबकि जो मोनो मोड होता है उसमें दोनों तरीकों से आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन के जरिए भी लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो बेटे ये था 10.10। अब हम देखेंगे 10.11 को। हाउ द पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू डिस्पर्शन, एक्सप्लेन। बच्चों इसके आंसर को जरा गौर से सुनिएगा कि डिस्पर्शन जो है होती है तो आपका पावर ऑप्टिकल फाइबर में कैसे लॉस करती है या पावर कैसे आपकी कम होती है। तो डियर स्टूडेंट ये जरा यहाँ पे देखिएगा, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें अगर ये लाइट की रे जो है इसमें इंटर होती है और वो डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती है। ये देखे ना, ये एक 3 में स्प्लिट हुई है, हर एक की वेवलेंथ अपनी अपनी है, λ1, λ2, λ3 हो सकती है, और ये 3 जो रेज हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ के साथ, डिफरेंट पाथ लेंथ के साथ और डिफरेंट टाइम में दूसरे एंड तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपकी पावर लॉस होती है और आपका सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब होता है। आइए अब हम देखते हैं हमने लिखना क्या है। When light is not perfectly monochromatic, then light will disperse on passing through the core। तो आपकी लाइट जो है इसके कोर से पास आउट करते हुए क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है बच्चों, डिफरेंट पास में डिस्टर्ब हो जाती है, डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जैसे λ1, λ2, λ3 या λ4 भी आगे हो सकता है। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, आपके पास हर वेवलेंथ जो है वो कोर और क्लैरिटी की बाउंड्रीज पे डिफरेंट पॉइंट्स पे मिलेगी, बिल्कुल ऐसा ही है, और ईच वेवलेंथ विल हैव डिफरेंट पाथ लेंथ, हर एक की पाथ लेंथ भी डिफरेंट होगी। फिर लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की रीच करेगी डिफरेंट टाइम्स में ऑन अदर साइड ऑफ फाइबर, फाइबर की दूसरी साइड पे, तो इसीलिए सिग्नल रिसीव जो होगा वो डिस्टर्ब होगा और फॉल्टी होगा, तो आपके पास जो पावर लॉस हो जाएगा। सम टाइम बेटे जब एक और वजह भी है, जब ऑप्टिकल फाइबर बनाया जा रहा होता है तो उसमें कुछ आप कह लीजिए कि फॉल्ट रह जाते हैं, डिफेक्ट्स रह जाते हैं, बबल से बन जाते हैं। तो जब लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही होती है तो उनमें जाके मिसाल को यहाँ पे कोई बबल है, वहां पे कोई, यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, यहाँ पे लाइट आके टकराएगी तो वो यहाँ पे भी डिस्पर्स हो सकती है या कुछ सिग्नल जहाँ पे लॉस्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको आगे वाला सिग्नल जो है वो फॉल्टी मिलेगा या डिस्टर्ब मिलेगा। तो ये थे बेटे चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो आपको इनकी समझ आई होगी। अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो दोबारा से सुने, या आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।